स्वागत है आपका कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इसमें हमने सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं, ना सिर्फ इवेंट्स स्टोरीज़ बल्कि जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उनको इसमें लिया गया है। सब कुछ एक कहानी की तरह चलता रहेगा, बस आप देखते जाइए वीडियो और आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी, सारे कैरेक्टर याद हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। इस इमेज की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि ताजमहल है, लाल किला है। सो इतनी शानदार, इतनी मार्वलस बिल्डिंग्स बनवाने के बाद उस एम्पायर के जो आने वाले बादशाह थे उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि अंग्रेज़ जो बाहर से आए थे वो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको खींच के लेके जा रहे हैं। सो इसी सब चीज़ को हम जानेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स रहे कि इतना ज़्यादा मुग़ल एम्पायर का पतन हो गया कि उसके बादशाह अब इस स्थिति में भी नहीं थे कि वो खुद को सुरक्षित रख पाएँ, साम्राज्य तो दूर की बात है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आइए दोस्तों स्टार्ट। जब हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन की तो सबसे पहले हमें एक डेट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेट है 1707 का, जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उस टाइम ऑलरेडी मुग़ल एम्पायर जो था फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। मात्र 13 करोड़ रुपए थे उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर के पास में। तो आप समझिए कि इतना बड़ा एम्पायर है, सिर्फ 13 करोड़ रुपए, कैसे कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी होगी। सो फिर भी आप समझिए कि एक लंबा टाइम पीरियड निकल गया, तब कहीं जाके टोटली जो मुग़ल एम्पायर था वो कोलैप्स करा। तो उसके भी कुछ कारण रहे होंगे, उन सब को कवर करेंगे। बात करें मुग़ल साम्राज्य के पतन की तो इतना प्रसिद्ध, इतना शक्तिशाली ये साम्राज्य था कि जितने भी उसके समकालीन साम्राज्य थे वो उससे बहुत जेलस हुआ करते थे, जलते थे, क्योंकि इतना पैसा था, इतनी शान शौकत थी। और हम बात करें धीरे धीरे जब ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ है औरंगज़ेब की डेथ के बाद से, सो 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया आपका 1799 तक हम बात कर रहे हैं कि मुग़ल बादशाह जो थे उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी थी, उनके पास बिल्कुल पावर नहीं बची थी। और 1803 एक ऐसी डेट है जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया दिल्ली पर, और अब जो बादशाह हुआ करते थे तो वो पेंशन पे डिपेंडेंट हो गए। मतलब अंग्रेज़ कुछ पेंशन दे रहे हैं तो उसी पे वो अपना सर्वाइवल कर पा रहे हैं। और ये सब सडनली नहीं हुआ, ये तो बहुत पहले जब औरंगज़ेब का टाइम चल रहा था तो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था, फाइनेंशियल लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ था। जो दक्कन का एरिया था वहाँ पे सैनिक अभियान चलाए गए, सारा फोकस उस समय दक्कन के एरिया पे था कि कैसे भी करके उसको मुग़ल साम्राज्य में मिलाया जाए। तो उस वजह से इन्होंने जो उत्तर पश्चिम भारत था, जो अफ़गानिस्तान की तरफ वाला बॉर्डर था, उस सब पे एकदम इग्नोर करा उसको। और उसका इग्नोर करने का कारण ही था कि वहाँ से जो आक्रमणकारी आए उनके लिए कोई बीच में हर्डल नहीं था, वो सीधे आके आक्रमण करा, लूटा और चले गए, जिससे आगे जाके काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये सब औरंगज़ेब के टाइम में चीज़ें हो चुकी थी। साथ ही जो हिंदू थे, हिंदू विरोधी नीतियाँ भी औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा अपनाई थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी लॉस हुआ साम्राज्य को। अब इसके बाद होता यह है कि औरंगज़ेब की नीतियों के कारण जो था साम्राज्य डगमगाया था, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से साम्राज्य को कोलैप्स करने में एक लंबा टाइम पीरियड लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की नज़र में मुग़ल बादशाह मतलब उसको राजा समझा जाता था कि यही बस सर्वे सर्वा है और यही हमारी रक्षा करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उसकी। और मुग़ल बादशाह भले ही कमज़ोर रहे हों जो बाद में आए थे, लेकिन जो प्रशासन था, जो फ़ौज थी मुग़ल एम्पायर की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एक टाइम पे जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद औरंगज़ेब के 3 लड़के थे, जिसमें बहादुर शाह, जिनको मुअज़्ज़म शाह भी बोला जाता है, जो उनका रियल नेम था। और बहादुर शाह की तो उन्होंने पदवी ली थी, जिस उपाधि के साथ वो बादशाह बने। और दूसरे उनके लड़के थे काम बख्श, जो सबसे छोटा लड़का था, और आज़म शाह। ये 3 इनके लड़के थे जिनके बीच में सत्ता को हथियाने को लेकर
लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बहादुर शाह और आज़म शाह के बीच में लड़ाई हुई। सो अगर हम क्रम की बात करें तो 1707 से 1712 ये वो टाइम था जब बहादुर शाह, इनको शाह बेखबरे भी कहते हैं, तो इन्होंने शासन करा। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा कि बहादुर शाह को शाह बेखबर कहते हैं, और ये जो नाम दिया गया शाह बेखबर का, ये इतिहासकार शफ़ी हुआ करते थे, इन्होंने दिया था। इसके बाद जहांदार शाह आते हैं 1712 से 1713, ये जहांदार शाह का टाइम है। और इनके पीछे जो इनको बादशाह बनाया था उसका जो नाम है उस बंदे का, वो है जुल्फ़िकार खान। तो जुल्फ़िकार खान वो सामंत थे जिन्होंने जहांदार शाह को बादशाह बनाया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आगे जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आती रहेंगी। इसके बाद आते हैं 1713 से 19 तक फ़र्रुखशियार। इनको बनाया था जो सैयद ब्रदर्स थे। सैयद ब्रदर्स को राजा बनाने वाले के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद 1719 से 48 के बीच में शासन रहा था मोहम्मद शाह का, और 48 से 54 अहमद शाह बहादुर का। इसके बाद 1754 से 59 के बीच में आलमगीर द्वितीय आए, और 1760 से 1806 में शाह आलम द्वितीय। जब हम शाह आलम द्वितीय की बात कर रहे हैं तो इनके टाइम पर बक्सर का युद्ध हुआ था, जो जिसके बाद मतलब कहिए तो अंग्रेज लगभग पूरी तरीके से इंडिया पे अपना कब्ज़ा जमाने में कामयाब हुए थे। इनके बाद जो अगला शासक है, जो अगला बादशाह है, वो थे अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837, और जो आखिरी बहादुर शाह द्वितीय रहे, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे। सो ये एक क्रम था जिसके तहत कौन बादशाह कब आया ये हमने जाना है। आगे हम बात करते हैं, एक एक बादशाह को लेके चलेंगे। स्टार्टिंग करते हैं बहादुर शाह प्रथम से। इनका टाइम पीरियड 1707 से 12 तक के बीच में रहा, 1707 से 12। और ये जो थे सबसे ज़्यादा बूढ़े या सबसे वृद्ध बादशाह थे। ये जब 65 ईयर के थे तब ये इन्होंने शासन को संभाला था, और इन्हीं के बारे में इतिहासकार शफ़ी ने बोला है कि ये शाह बेखबर, ये जो नाम है इनका शाह बेखबर, ये इतिहासकार शफ़ी ने दिया। और इसका एक कारण था कि ये योग्य थे, विद्वान थे, बट ये जो ऑफिशियल काम हो रहा होता दरबार में, जो राजकीय काम होता था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था एम्पायर को। और उसी के सिलसिले में जब इनका फिर नामकरण करा गया तो इतिहासकार शफ़ी जो थे, इन्होंने इन्हें शाह बेखबर का नाम दिया। एक यहाँ पे कोट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सर सिडनी ओवेन का है, जिन्होंने ये बोला कि यह अंतिम मुग़ल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का घोतक था। अब इसके बाद बात करें तो 1712 में इनकी जब डेथ हो जाती है तो जो अगले बादशाह बनते हैं वो हैं जहांदार शाह। तो आगे बात करें बहादुर शाह की, तो जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उस टाइम पर सत्ता के लिए लड़ाई होना लाजमी था, क्योंकि औरंगजेब ने नॉमिनेट नहीं करा था अपने उत्तराधिकारी को। तो औरंगजेब के 3 लड़के बहादुर शाह, आजम शाह और कामबख्श, इनके बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट होती है। सबसे पहले इनकी पोजीशन के बारे में देखें तो फिर बहादुर शाह उस समय काबुल में गवर्नर थे, आजम शाह गुजरात में और कामबख्श बीजापुर में। तो तीनों का अपना अपना प्लेस था। जब बहादुर शाह को पता चलता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है तो ये वहीं से अनाउंस कर देते हैं कि भाई अगले बादशाह, जो अगला मुग़ल बादशाह है वो मैं हूँ। अब ये बात जब आजम शाह को पता चलती है तो आजम शाह का खून खौल जाता है। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे इतना बड़ा साम्राज्य कोई अकेले हत्या सकता है। एग्जैक्टली जो मुग़ल पॉलिसी थी वो ये थी कि जो भी साम्राज्य होगा तो बादशाह की मौत के बाद वो बराबर बांट दिया जाएगा उसके संतानों में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हुई नहीं। बहादुर शाह ने घोषणा कर दी कि बादशाह मैं हूँ, बात ख़त्म। तो इतने में फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो आज़म शाह थे उनका खून खौलना ही था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है।
तब ये एक लड़ाई का पूरा माहौल बन चुका था। अब जब बात करें हम आज़म शाह की, तो आज़म शाह तो उस समय गुजरात में बैठे हुए थे। बहादुर शाह जब काबुल से दिल्ली की तरफ चलना शुरू करे तो रास्ते में जितने राज्य पड़े उन सब राज्यों से ये इनका एक नेचर था कि ये फ्रेंडशिप करते हुए चलते थे। तो इन्होंने अपना पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार कर लिया कि सब लोग इनकी सपोर्ट में आ गए। ये कन्विंस कर चुके थे कि हाँ भाई, अगला जो मुग़ल बादशाह है वो मैं ही हूँ। सो आज़म शाह और बहादुर शाह के बीच में जो लड़ाई हुई वो जजाऊ एक जगह है आगरा के पास में, वहाँ पर ये लड़ाई होती है जून 1707 में। इसमें बहादुर शाह जीत जाते हैं। तो अगले बादशाह ये बनना ही था इनको, तो ये बन गए अगले बादशाह। अब इस लड़ाई में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस लड़ाई में आज़म शाह का सपोर्ट करने वाले जुल्फ़िकार खान ये वही हैं जो आगे जाके इतिहास में अगले बादशाह को बनाएंगे, मतलब कि जहांदार शाह को बनाएंगे। तो वो भी हम आगे इसमें देखेंगे। अब इस युद्ध में आज़म शाह और आज़म शाह के 3 लड़कों की डेथ हो जाती है, 3 लड़के मारे जाते हैं। तो इसमें भले ही आज़म शाह और इनके साथ वाले जो थे ये अपोज कर रहे थे बहादुर शाह का और सत्ता के लिए एक युद्ध था, लेकिन फिर भी बहादुर शाह ने इन्हें पूरा सम्मान दिया और इन सबको हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में वहाँ पर दफनाया गया। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर के बारे में बात होती है कि भाई बहादुर शाह का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था। वहीं अगर हम ये देखें इस मैप के थ्रू कि आगरा के नियर बाई ये प्लेस है जजाऊ, जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बात चल रही है चरित्र के बारे में। तो बहादुर शाह का चरित्र बहुत अच्छा था, विद्वान थे, ये योग्य थे, सेल्फ रिस्पेक्ट थी इनके अंदर। और अगर आप आज जितने भी लेटर मुगल्स हैं इनका अगर आपने कैरेक्टर जान लिया तो इनके कैरेक्टर के बेस पे आप कई बार करेक्ट ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है जानना। अगर इनका रियल नेम की बात करें तो मुअज़्ज़म शाह इनका रियल नेम था और शाह आलम प्रथम भी इनको कहा जाता है। जो इतिहासकार शफ़ी खां थे इन्होंने इनका नाम रखा था शाह बेखबर, जैसा मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में। बाकी साम्राज्य संचालन की बात करें तो इनका नेचर कैसा था, एक फ्रेंडशिप बना के चलते थे। ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखते थे, ना इन्होंने ज़्यादा लड़ाइयाँ करी। एक उत्तराधिकार की लड़ाई तो इन्होंने करी, बाकी ये चीज़ें काफ़ी फ्रेंडशिप के बेस पर ही चला लेते थे। समझौते इन्होंने बहुत करे। अब औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो हिंदुओं के अगेंस्ट थी, दमनकारी नीतियाँ अपनाई थी औरंगजेब ने, जिनको इन्होंने काफ़ी हद तक पलट दिया, बदल दिया। मंदिरों को जो बहुत बड़ी मात्रा में तोड़े गए थे औरंगजेब के टाइम में, अब वो चीज़ें बदल चुकी थी, मंदिरों को तोड़ना बंद कराया गया। रिश्तों की बात करते हैं कि बहादुर शाह ने किस तरीके के रिलेशंस रखे आसपास के राज्यों से, तो आमेर और मारवाड़ से हम बात करते हैं। तो आमेर की बात करें तो आमेर और मारवाड़ दोनों में पहले तो इन्होंने ये कोशिश करी कि कैसे भी इनको डरा वरा के अपने साइड में कर लिया जाए, मतलब मुगल्स के अंडर कर लिया जाए। बट बाद में जब इन्होंने भयंकर रूप से विद्रोह देखा तो इन्हें समझ में आया कि भाई लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तो ऑलरेडी इतनी ख़राब हो रखी है। तो इन्होंने लड़ना उचित ना समझते हुए वहाँ पे समझौता और फ्रेंडशिप का ही एनवायरनमेंट बनाया। समझौता तो करा, लेकिन उसमें इन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि इनका कैरेक्टर क्या था, ये काबिल थे, ठीक है। तो समझौता ऐसा नहीं करा इससे कि मुग़ल साम्राज्य का लॉस हो। यहाँ पर इन्होंने ये तो बोला कि ठीक है राज्य तुम अपना चलाओ, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट सूबे हैं उनकी सूबेदारी तुम्हें नहीं दी जाएगी, वो मुग़ल शासन के अंडर ही रहेगी। सो ये यहाँ पे इन्होंने एक मुग़ल साम्राज्य के लिए अच्छा काम करा था। वहीं मराठों से रिलेशन की बात करें तो वहाँ भी सेम चीज़ करी कि रिलेशन तो ऊपरी रूप से तो फ्रेंडशिप वाले रहे, लेकिन वहाँ पर जैसे कि जो मराठे होते थे वो नेबरिंग स्टेट से क्या करते थे, चौथ वसूल करते थे। ये चौथ और सरदेशमुखी 2 टैक्सेस हैं। चौथ का मतलब हो गया 1/4, तो जो भी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था उस स्टेट से, तो वहाँ से ये 1/4 लेते थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला बहादुर शाह ने कि ठीक है तुम सरदेशमुखी तो वसूल कर सकते हो, लेकिन चौथ का राइट जो है वो मुग़ल एम्पायर का होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि डेक्कन का जो सरदेशमुखी का अधिकार था वो तो मराठों को दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। वहीं शाहू जी को इन्होंने राजा नहीं माना, जिसके बाद क्या हुआ कि ताराबाई जो दूसरी कंटेंडर थी, तो ताराबाई और शाहू जी में लड़ाइयाँ चलने लगी।
बात करें सिखों से रिलेशन की, तो गुरु गोविंद सिंह जब तक ज़िंदा थे तब तक बहादुर शाह के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे सिखों के, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका जो शिष्य होता है, उनका डिसाइपल होता है जिसका नाम था बंदा बहादुर, इसने बगावत कर दी, क्योंकि ये एक अलग राज्य बनाना चाह रहा था, अपना अलग स्टेट बनाना चाह रहा था, तो इसने बगावत कर दी। अब बहादुर शाह के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि इस विद्रोह को ना दबाने का, तो बहादुर शाह विद्रोह को दबाने के लिए खुद मैदान में उतरे। बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिशें करी। उसी के क्रम में इन्होंने छत्रसाल, जो उस समय बुंदेला सरदार थे, और चूड़ामन जो जाट सरदार थे, दोनों की हेल्प ली दबाने की, जिसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने थे सिखों के जो इन्होंने जीत लिए। इसमें लोहगढ़ का किला, ये लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था, ये अंबाला के आसपास कहीं है। सो इस पे भी कब्जा कर लिया, लेकिन तब भी ये पूरी तरीके से विद्रोह को दबा नहीं पाए। अब ये सारी चीज़ें एक पैरेलल वे में चल रही थी कि सिखों का विद्रोह चल रहा था, मराठा भी इनसे खुश नहीं थे, जबकि ये ऊपरी रूप से तो फ्रेंडशिप वाला एक एनवायरनमेंट बना के चल रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो साम्राज्य का जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था वो तो कंटिन्यूसली चल ही रहा था। औरंगजेब के टाइम में, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बताया कि औरंगजेब के टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी। अब साम्राज्य को चलाने के लिए अगर पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेना होगी वो भी आपकी धीरे धीरे इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी। जो आपके नौकरशाह होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि सैलरी सबको सही टाइम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा तो आपके पास है नहीं। अब ऊपर से बहादुर शाह ने कुछ गलत काम भी करे। वो गलत कामों में ये था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रमोशन दिए। अब प्रमोशन देने से क्या हुआ कि फाइनेंशियल बर्डन और पड़ा राज्य के ऊपर, और इन्होंने जागीरें भी अंधाधुंध तरीके से बांटी। वो एक अलग बात है कि कुछ टाइम बाद इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इसकी वजह से साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो इन्होंने चीज़ों को रोका, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। एक चीज़ और थी कि इनके पास टाइम बहुत कम मिला इनको, क्योंकि ये बूढ़े थे, काफ़ी ओल्ड एज में आए थे ये जब बादशाह बने थे। अगर इनको शायद टाइम मिला होता तो चीज़ें कुछ और हो सकती थी, बट इनके पास ज़्यादा टाइम था नहीं, और 1712 में इनकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई तो उसके बाद फिर से सेम चीज़ हुई कि इन्होंने भी अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, तो कोई वसीयत नहीं करी थी, तो फिर से लड़ाई होना लाजमी था। अब जब लड़ाई होती है तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गईं, क्योंकि अब बने जहादार शाह। 1712 और 13 के बीच में इनका शासनकाल रहा। अब जब बहादुर शाह की डेथ हो गई तो अभी तक क्या था कि औरंगजेब की डेथ हुई थी तो सिर्फ जो शहजादे थे उन्हीं के बीच में लड़ाई थी, लेकिन अब जब बहादुर शाह एक्सपायर होते हैं तो साम्राज्य इतना बिखरने, इतना टूटने लगा था कि जो शहजादे थे वो तो इस सत्ता की लड़ाई में शामिल थे ही, लेकिन जो सामंत हुआ करते थे, जो स्ट्रॉन्ग सामंत थे, मजबूत थे, वो भी इस खेल में शुरू लग गए कि यार कैसे भी हम जो है सत्ता को हथिया लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरा हिंदुस्तान चलाने वाली बात थी, इतना बड़ा एम्पायर, इतना पैसा, तो लालच बढ़ गया लोगों का। तो उसी के क्रम में जहांदार शाह को जिन्होंने बनाया बादशाह, उनका नाम था जुल्फ़िकार खान। अब जहांदार शाह जो थे, इन्होंने अपने दो भाई, एक अजीम उस शान और जहान शाह, इन दोनों की हत्या करने के बाद जो थे ये बादशाह बने, और जुल्फ़िकार खान का पूरा इन्हें सपोर्ट रहा, उन्हीं ने इनको बादशाह बनाया। जहांदार शाह का कैरेक्टर बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा करप्ट आदमी, एकदम इमोरल और असभ्य, ठीक है। इनकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर, उनका इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसी के कहने पर ये चलते थे। इन्हीं सब कारणों से इनका नाम जो था वो रखा गया था लंपट मूर्ख। आप समझिए कि एक बादशाह, उसको बोला जा रहा है लंपट मूर्ख, तो कितना ख़राब स्थिति में एम्पायर चलेगा, ठीक है। सो अब पूरा दारोमदार जो था वो जुल्फ़िकार खान के हाथों में था कि वही साम्राज्य को रन करा रहे थे। जुल्फ़िकार खान जो थे, अब जब जहांदार शाह बादशाह बने तो जुल्फ़िकार खान को वज़ीर बनाया गया, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबल तो वही थे, उन्होंने ही जहांदार शाह को बादशाह बनाया था, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी पदवी देनी थी, तो उन्हें वज़ीर बनाया गया था। यहाँ पर एक कैरेक्टर और है, सुबग चंद्र। ये जुल्फ़िकार खान के एक बहुत चापलूस व्यक्ति थे, तो इनको जितना प्रशासकीय कार्य था वो उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जुल्फ़िकार खान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड
और योग्य व्यक्ति थे, उनको पता था कि भाई आपको अब लोगों से बना के रखना होगा। तो जो चीज़ें बहादुर शाह के टाइम में छूट गई थी उसको अच्छे से करने का जो दारोमदार था वो जुल्फ़िकार खान के पास था। तो अब जुल्फ़िकार खान ने देखा कि आमेर और मारवाड़ ये दो स्टेट थे जिन्हें लास्ट टाइम, मतलब लास्ट जो बादशाह था उसने राज्य तो दिया था, राज्य चलाने के लिए दिया था, लेकिन सूबों की सूबेदारी नहीं दी थी, मालवा और गुजरात। ठीक है, सो अब कैसे भी करके आमेर और मारवाड़ को अपनी साइड में करना था। तो जुल्फ़िकार खान ने जो आमेर के राजा थे जय सिंह, उनको पहले तो मिर्ज़ा की पदवी दिलवाई, ठीक है, और इन्हें मालवा की सूबेदारी भी दी। वहीं मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दी गई ताकि वो खुश हो जाएं, और उन्हें गुजरात की सूबेदारी दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जुल्फ़िकार खान ने इन दोनों को अपनी साइड में कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार खान को इस बात का अंदेशा था कि जहांदार शाह जो है ये इनके अगेंस्ट काम कर सकता है जुल्फ़िकार खान के। तो जुल्फ़िकार खान अपना जो अपनी स्थिति थी, अपनी पोजीशन थी एम्पायर में, वो मजबूत करना चाहते थे। उसी के क्रम में वो जितने नियर बाई जो शाह का टाइम पीरियड बहुत छोटा सा रहा, 1712 में आए, 1713 में इनको मार दिया गया, इनको हटा दिया सत्ता से 11 फरवरी 1713 में। और इनकी हत्या जो करी वो इनके जो भतीजा था फारुखशियार, उसने करी। अब फारुखशियार के पीछे भी एक सामंत थे जिन्हें सैयद बंधु कहा जाता है, और इनका जो दो ब्रदर्स थे ये, एक अब्दुल्ला खां, दूसरे हुसैन अली खां बराहा, इन दोनों का पूरा सपोर्ट मिला था फारुखशियार को। तो इनकी सपोर्ट से फारुखशियार जो थे अगले बादशाह बने। अगर हम बात करें जुल्फ़िकार खान की, तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ मारवाड़ और मराठा के साथ रिलेशनशिप अच्छे करे, बल्कि बुंदेला सरदार और जाट सरदार जो छत्रसाल और चूरामन थे, इनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे करे। मराठों को अब सरदेशमुखी और चौथ दोनों का अधिकार मिल गया वसूल करने का। बट एक सिख थे जिनके साथ रिलेशनशिप अभी भी वैसे ही रहे जैसे कि पहले थे, इनके साथ पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करा गया, और सिखों के दमन का क्रम अभी भी चलता रहा। खान जो थे ये बहुत अच्छे से समझते थे कि साम्राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इन्होंने जागीरों और जो प्रमोशंस दिए जाते थे अब तक अंधाधुंध, उस पर रोक लगाई। साथ ही मनसबदारों के लिए एक अधिकृत संख्या में फ़ौज रखने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी इन्होंने करी। और अगर हम बात करें बादशाह जहांदार शाह और जो जुल्फ़िकार खान है उनके बीच रिलेशनशिप की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कटुता वाली थी, मतलब इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जहांदार शाह कमज़ोर होने के बाद भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, और जुल्फ़िकार खान को पूरा राइट नहीं दिया उन्होंने शासन चलाने के लिए, बल्कि जुल्फ़िकार खान उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गए कि कैसे भी करके जुल्फ़िकार खान को रास्ते से हटाया जाए। अब बादशाह के अंदर इतना भी ताकत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कायर व्यक्ति था, तो वो इतना भी ताकत नहीं थी कि वो अपने वज़ीर को हटा दे, बल्कि ये ज़्यादा उसके लिए इजी था कि वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाए। फाइनली इन सब का जो रिज़ल्ट निकला वो जनवरी 1713 में जो भतीजा था फारुखशियार, उसने जहांदार शाह को हटा दिया, और उसके बाद इनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरीके से जहांदार शाह, जिनको लंपटमूर कहा जाता है, इनका शासनकाल ख़त्म होता है। अब अगला जो बादशाह आया फारुखशियार, तो अगर हम फारुखशियार की बात करते हैं तो इनको घृणित कायर बोला जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स के सहयोग से ये बादशाह बने थे। सैयद ब्रदर्स में अब्दुल्ला खां, इनको सम्मानित करा गया वज़ीर की पोस्ट से, और हुसैन अली खां बराहा, इनको मीर बख्शी बनाया गया। इनके टाइम में एक दूसरे सामंत थे निज़ामुल मुल्क, जिनको किनकिलिच खां भी बोला जाता है। आगे जाके इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। तो ये जो थे ये तुरानी यानी कि मध्य एशियाई गुट के थे, और इनको 6 मुग़ल सूबों की सूबेदारी दी गई थी, और इन्होंने अपना जो मुख्यालय था वो औरंगाबाद बनाया था। अब फारुखशियार ने जो था जुल्फ़िकार खान, जो जिन्होंने जहांदार शाह को बादशाह बनाया था, उनकी हत्या करवा दी। विरोधियों के प्रति अगर हम सैयद ब्रदर्स की बात करें तो इनकी पॉलिसी कैसी थी? पहले तो इन्होंने जो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको युद्ध में हरा दिया। जो सिख नेता थे बंदा बहादुर, उनकी हत्या भी फारुखशियार के टाइम में हुई और सैयद ब्रदर्स ने कराई थी। आगे जब हम बात करते हैं सैयद ब्रदर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में, तो हुसैन अली खां बराहा, इन्होंने 1719 में एक दिल्ली की संधि करी बालाजी विश्वनाथ के साथ में। तो इस संधि के अकॉर्डिंग ये था कि दक्कन में अगर कभी मुग़ल साम्राज्य को ज़रूरत होगी विद्रोहियों को दबाने के लिए, तो मराठे जो हैं वो सैन्य सहायता देंगे। ठीक है। अब
सैयद ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात थी कॉन्स्पिरेसी तो इनके अगेंस्ट होनी ही थी। लेकिन अब कॉन्स्पिरेसी में बादशाह भी शामिल था, फारुखशियार, क्योंकि फारुखशियार चाहता था कि मेरे ऊपर से इन लोगों का कंट्रोल हटे और मैं स्वतंत्र रूप से काम कर पाऊँ, जबकि वो इतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो फारुखशियार भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया। लेकिन जैसे ही सैयद ब्रदर्स को ये बात पता चलती है कि फारुखशियार इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो जून 1719 में इसको सिंहासन से हटाकर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसको मौत के घाट उतारने में और सिंहासन से हटाने में पूरा सहयोग दिया अजीत सिंह और बालाजी विश्वनाथ ने। बात करें सैयद ब्रदर्स की, तो इन्होंने आगे जाके 2 और बादशाह भी बनाए फारुखशियार के बाद में। एक रफ़ी-उद-दौला, इनको अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, और दूसरे रफ़ी-उद-दराजात। ठीक है, सो ये 2 बने, इनका बहुत कुछ ज़्यादा वो है नहीं, तो ये बहुत छोटे छोटे कुछ महीनों के लिए बने। बात करें हम फारुखशियार के कैरेक्टर के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हमने पढ़ लिए, बट फारुखशियार के कैरेक्टर के बारे में जाने तो बहुत ही दुर्बल था, बहुत ही डरपोक टाइप का व्यक्ति था और निंदनीय था। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, घृणित कायर। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि घृणित कायर के नाम से कौन सा बादशाह जो था फेमस था, तो वो था फारुखशियार। और ये जितने भी चापलूस लोग थे उनको बहुत पसंद करता था। ठीक है, उनका इस पर असर रहता था, वो जैसा चाहते थे इससे करवा लेते थे, क्योंकि ये वैसे भी बेवकूफ़ टाइप का व्यक्ति था। तो अगर हम बात करें ऐसा बेवकूफ़ आदमी जब बादशाह बना हुआ होगा और वो मानने को तैयार ना हो कि हम बेवकूफ़ हैं, तो वो क्या करेगा कि जिसने इसको बनाया या जिसका इसके ऊपर जोर चलता है चाहेगा कि भाई उसको हटा दिया जाए रास्ते से। तो उसी के क्रम में जो बादशाह था, मतलब फारुखशियार और सैयद ब्रदर्स, इनके बीच में रिलेशनशिप बहुत कैसे रहे, हमेशा टकराव के, कि एक मतलब लड़ाई सी बनी रहती थी कि कैसे भी करके फारुखशियार सोचता था कि सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटाया जाए कि मैं अपना स्वतंत्र रूप से शासन कर पाऊँ, जबकि ये बात वो समझता नहीं था कि वो एफिशिएंट नहीं है। सैयद ब्रदर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे कि जब तक उनका यहाँ पर साम्राज्य में बोलबाला है, वो साम्राज्य ठीक चला सकते हैं, क्योंकि बादशाह इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फारुखशियार जो था सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट जो भी षड्यंत्र थे उसमें शामिल हो गया, और जैसे ही सैयद ब्रदर्स को इस बात का पता चला तो 1719 में उन्होंने इसको हटा दिया सिंहासन से और उसको बाद में एग्जीक्यूट करा के बाद इसकी ख़त्म कर दी। बात करें सैयद ब्रदर्स की, तो जैसा आपको बताया मैंने कि सैयद ब्रदर्स बहुत एफिशिएंट थे, प्रशासनिक नीतियाँ इनकी बहुत अच्छी थीं। ये समझते थे कि आपको हिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू सरदार हो या सामंत। जब वो मुसलमानों के साथ काम करेंगे तभी साम्राज्य की स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद से कंटिन्यूसली जितना फाइनेंशियल लॉसेस थे वो चले आ रहे थे, उसमें कोई रुकावट नहीं हो रही थी। ठीक है, अब फाइनेंशियल लॉसेस से मुग़ल एम्पायर दबता चला जा रहा था, तो उसको रिवाइव करना था, तो आपको हिंदुओं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उसी के क्रम में जो जजिया कर था इसको समाप्त कर दिया गया, और ये जब फारुखशियार बादशाह बने तो उसके तुरंत बाद ही इसको ख़त्म कर दिया गया। पूर्ण रूप से ख़त्म वो अगले बादशाह के टाइम पीरियड में करा गया है, बट बीच बीच में रोक लगाई जाती थी, फिर स्टार्ट कर दिया जाता था। तो वहीं हम बात करें आमेर और मारवाड़ की, तो उन दोनों के जो राजा थे उनको महत्वपूर्ण ओहदे दिए गए, पोस्ट दी गई, ताकि उनको अपनी साइड में लेके आया जा सके। वहीं बात करें मराठा की, तो वहाँ पे शाहू जी को 6 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर बोल दिया गया कि चौथ और सरदेशमुखी ये वसूल कर सकते हो, और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से वसूल करो। शाहू जी को ये तो था कि उन्हें चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया था, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा पॉइंट था कि भाई अगर कभी डेक्कन वाले एरिया में ज़रूरत पड़ेगी तो 15,000 घुड़सवार के आसपास जो है वो आपको उसके द्वारा आपको समर्थन देना पड़ेगा हमें। ठीक है, सैयद ब्रदर्स की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए काम करे, लेकिन ये पूरी तरीके से उसके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इनके अगेंस्ट जो था कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तो इनका ये फोकस नहीं हो पा रही थी एक जगह, वरना शायद फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा ओवरकम कर जाता मुग़ल एम्पायर। अब इसी बीच में क्या था कि जब फाइनेंशियल लॉसेस तो चल ही रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जागीरदार और जितने बगावती लोग थे उन्होंने टैक्स देने से ही मना कर दिया। सो अब उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और उसी बीच में जो अफसर हुआ करते थे नौकरशाह, उन्होंने भी जो था गवर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो फारुखशियार के बाद जो अगला बादशाह बना वो था मोहम्मद शाह रंगीला। लगभग 30 साल रहा, 1719 से 1748 के बीच में।
तो पहले महत्वपूर्ण जो जितने फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। इसका जो रियल नेम था वो था रोशन अख्तर, और सितंबर 1719 में ये मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ में सिंहासन पर बैठा। सैयद ब्रदर्स के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हुए उसमें ये हमेशा शामिल रहा, और उसी का परिणाम था कि 1722 में निज़ामुल मुल्क, जिन्होंने बाद में हैदराबाद राज्य की स्थापना करी, इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हत्या करा दी। और इसी के साथ सैयद ब्रदर्स, जिनको राजा बनाने वाले सामंत के रूप में भी जाना जाता था, अब उनकी हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में कई सारे राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें हैदराबाद, जिसकी स्थापना करी निज़ामुल मुल्क ने, ये चीज़ याद रखने वाली है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। वहीं बंगाल की बात करें तो मुर्शीद कुली खां, अवध की बात करें तो सआदत खां, और भरतपुर और मथुरा की बात करें तो बदन सिंह। वहीं फर्रुखाबाद तो यहाँ पे कटिहार रोहेलों के नेतृत्व में शासन कर। बात करें हम 1737 की तो बाजीराव प्रथम जो थे, इनके नेतृत्व में मराठाओं ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली तक आ गए हैं, और ये सिर्फ इतना सा दिखाना चाहते थे कि अब जो मुग़ल एम्पायर है उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, और तो ये हिंदुस्तान नहीं चला सकते, तो अगला जो शासक है वो हम ही हैं और मराठे जो हैं हिंदुस्तान चलाएंगे। बात करें एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट की तो नादिर शाह का जो हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ था वो इसी के टाइम पर हुआ था। और जजिया कर, जो अब तक बीच बीच में उसको कई बादशाहों ने बीच में रोका, फिर वो शुरू हो जाता था, तो आखिरी बार मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ये पूर्ण रूप से ख़त्म हुआ। अब आगे बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के चरित्र के बारे में। जैसा कि मैंने अभी तक आपसे कहा है कि अगर आप कैरेक्टर के बारे में पता कर लेंगे जितने भी लेटर मुगल्स हैं, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। तो वहीं हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, तो ये दिमागी तौर पे बहुत कमज़ोर व्यक्ति था, ओछा था, शक्की और अय्याश था। ठीक है, तो ऐसा जब बादशाह होगा तो साम्राज्य का बेड़ा गर्क तो होना ही है, जबकि इसे एक लंबा टाइम पीरियड मिला था। अगर ये चाहता तो ये चीज़ें सही कर सकता था, अगर कोई भी थोड़ा सा दिमाग होता बादशाह में तो चीज़ें सही हो सकती थी और मुग़ल साम्राज्य जो था उसका पतन नहीं होता। अब जब ये ऐसा व्यक्ति होगा जो दिमाग से ही कमज़ोर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो राजकाज होंगे उस पर कोई ध्यान ही नहीं होगा। और ये भी जैसा पहले बादशाह थे वो अपने चापलूसों के उसमें ही फंसे रहते थे चंगुल में, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही था। जो भ्रष्ट लोग थे और जो इसके चापलूस थे उनके साथ में ये उन्हीं के असर में रहता था, उन्हीं के प्रभाव में रहता था, और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ ये षड्यंत्र करता है। तो मज़ेदार बात ये थी कि जो ऑफिसर्स लास्ट जो बादशाह था उसके शासनकाल में घूस लेते थे, वही इसके टाइम में भी कर रहे थे घूस लेने का काम। तो अब ये बादशाह खुद ही शामिल हो गया कि घूस में से ये अपना हिस्सा लेता था। मतलब समझिए कितना ज़्यादा इसका कैरेक्टर ख़राब था कि मतलब बादशाह होते हुए घूस में हिस्सा ले रहा है, तो ऐसा बादशाह कैसे हिंदुस्तान चलाता। अब सैयद ब्रदर्स के बारे में बात करें तो सैयद ब्रदर्स के लिए बड़ा ज़्यादा रोष था और षड्यंत्र भी खूब रचे गए, क्योंकि सैयद ब्रदर्स के खिलाफ जनता भी हो गई थी, क्योंकि जनता को ये लगने लगा था कि बताओ ये अपने बादशाह को मार दिया, मतलब नमक हरामी कर दी इसने। ठीक है, वहीं जितने सामंत थे वो सामंत इस चक्कर में डरे हुए थे कि भाई जब बादशाह को ऐसे एग्जीक्यूट करा जा सकता है तो हमारी तो कोई हैसियत है ही नहीं। तो सबको ये लगने लगा था कि कैसे भी करके जो था सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटाओ, वरना किसी की भी जान जो है वो सलामत नहीं है और कुछ भी कर सकता है। तो उसी क्रम में निज़ामुल मुल्क जो थे अन्य कई सारे सामंतों के साथ जो इसके अगेंस्ट थे सैयद ब्रदर्स के, उनके साथ मिले, और इसमें बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी शामिल हो गया, क्योंकि ये चाहता था पहले से ही कि कैसे भी करके मुझे जो है मुक्ति मिल जाए और मैं अपना स्वतंत्र काम कर पाऊँ, जैसा कि पहले वाले बादशाह चाहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी, और उसी कॉन्स्पिरेसी का परिणाम था कि 1722 में जो सैयद ब्रदर्स थे उनको निज़ामुल मुल्क द्वारा मार डाला गया। शाह रंगीला के टाइम में अगर हम बात करें तो 30 साल का इसको टाइम मिला। अगर ये चाहता तो ये साम्राज्य को बचा सकता था अभी भी, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं मुग़लों के लिए अभी भी रिस्पेक्ट थी। मुग़ल फ़ौज की बात करें या उसके तोपखाने की बात करें तो अभी भी ताकतवर था, कमज़ोर तो हुआ था लेकिन अभी भी चीज़ें तब भी सही थी। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर प्रशासन कमज़ोर था लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ था, और मराठा भी अभी तक दक्षिण भारत तक ही सीमित थे, दिल्ली तक अप्रोच नहीं कर रहे थे। तो अगर कोई और बादशाह होता, थोड़ा अक्लमंद होता, तो साम्राज्य को यहीं संभाला जा सकता था। 30 साल का टाइम मिला। 30 साल में ये सिर्फ
कॉन्स्पिरेसी में फंसा रहा, अपने आप को बचाने में फंसा रहा, ठीक है। और उसी के क्रम में साम्राज्य टूट गया कई छोटे छोटे राज्यों में, जिसमें हैदराबाद, जिसकी स्थापना निज़ामुल मुल्क ने करी, तो वो भी परेशान हो गया था इसके शक्की दिमाग से। इसी वजह से वो सबको छोड़ छाड़ के, कि साम्राज्य को उसी के भरोसे छोड़ के, भगवान के भरोसे छोड़ के ये अपना वहाँ से चला गया। उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली। और अब जो था, मराठों को भी पता चलने लगा था कि भाई जो मुगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ना में नादिर शाह जो था, इसने 1738-39 में आक्रमण करा हिंदुस्तान पर। तो ये जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, तो इसके सामने कोई रुकावट ही नहीं थी। ये सीधे आया और बस सब बर्बाद करता हुआ लाहौर पे इसने कब्जा कर लिया। जब लाहौर पे कब्जा हुआ, तब जाके मुग़ल बादशाह को पता चला कि ऐसा कोई बहुत बड़ा हमला हो रहा है, ठीक है। तब जाके मुग़ल बादशाह ने जितने सामंत थे और जो स्वतंत्र राज्य बने थे, उनके मुखिया सबको बुलाया कि भाई सब लोग साथ आओ, तो नादिर शाह के इस हमले से मुकाबला करा जाए। लेकिन अभी भी वो जितने सामंत थे, वो आपस में इतना ज़्यादा उनके बीच में लड़ाइयाँ थी, वो सब साथ में नहीं आ पाए। अब इसी सब का जो रिज़ल्ट निकला वो ये था कि नादिर शाह से बहुत ही बुरी तरीके से मुग़ल। बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की नादिर शाह के बारे में, तो वो ये हैं कि 1738-39 में इसने आक्रमण करा। नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और 13 फरवरी 1739 को करनाल का एक युद्ध हुआ था, जहाँ पर मुग़ल सेना बुरी तरीके से हारी थी नादिर शाह से। 20 मार्च 1739 को जब नादिर शाह दिल्ली घुसा, तो इसने कत्लेआम मचा दिया। लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बात करें मुग़ल सिंहासन तख्ते ताउस की, तो इसको ये अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ले गया। और हिंदू संगीत की एक प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि थी, उसको भी ये अपने साथ ले गया। इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट 1 था, इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। जो आगे के लेटर मुगल्स बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें कवर करेंगे। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।